तो देखिए, रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो रोबोटिक सर्जरी में ऑटोमेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ऑपरेशन की सेफ्टी और एक्यूरेसी, प्रिसीजन इंप्रूव होता है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज है डे 22 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रोबोट्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी करने के लिए, इन रोबोट्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या मॉडल्स हैं और इनकी क्या क्या खूबियां हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉमर्शियली अवेलेबल रोबोट आया था वो था लेंसएक्स। इंडिया में एल्कॉन कंपनी इस लेजर को लेकर आई थी सन 2010-2011 के बीच, और तभी से हमारे सेंटर में रोबोटिक सर्जरी होती आ रही है। मैं उस समय पे अपनी ट्रेनिंग में था और यहाँ पर हमारे जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर रूप, वो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर किया करते थे। मैं एम्स में ट्रेनिंग में था और वहां पर भी कुछ 1-2 साल बाद वही रोबोट आ गया था। मैंने भी उसी पे अपनी ट्रेनिंग करी है। तो देखिए, रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो रोबोटिक सर्जरी में ऑटोमेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ऑपरेशन की सेफ्टी और एक्यूरेसी, प्रिसीजन इंप्रूव होता है। तो अब अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका यूज हम करते हैं रोबोटिक सर्जरी करने में। तो देखिए, एक तो चीज है फेम्टोसेकंड लेजर। एक खास तरह का लेजर जो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस देता है। हाई स्पीड कैमरा से भी ये डिटेक्ट नहीं हो सकती। इसके कट्स बहुत ज्यादा सुपर स्मूथ होते हैं। ये नेकेड आइज से दिखते नहीं हैं। ये लेजर को इस्तेमाल करना, इसकी एनर्जी को सही तरीके से यूज करना, लेजर की किरणों को सही जगह पर फोकस करना, ये रोबोटिक मशीन का एक अहम पहलू है। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि मशीन के अंदर कितना ऑटोमेशन है, यानी कि वो कितने एक्यूरेटली आंख के डिफरेंट फीचर्स को डिटेक्ट करती है, स्कैन करती है और सर्जरी की प्लानिंग ऑटोमेटेड फैशन में कितना कर सकती है। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर मैं चाहूं कि मैं अपने पेशेंट के लिए, हर आंख के लिए कुछ अलग करना चाहता हूं, क्या मैं वो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कितनी वर्सेटैलिटी है इस मशीन में उस काम को कर पाने की। और चौथा, अल्टीमेटली इस सब के बाद कितनी आंख में इन्फ्लेमेशन या सूजन ऐड होती है रोबोटिक यूज करने की वजह से। तो एक एक एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो जो सबसे पहली मशीन रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी के लिए आई थी वो थी लेंसएक्स, जो एल्कॉन कंपनी ने लॉन्च करी थी। उसके बाद से काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं मशीन्स में और आज की डेट में हम लेटेस्ट जनरेशन रोबोट को यूज कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोबोट है। तो जब हमने 2011 में इस सेंटर में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करी थी, तब हम जो यूज करते थे मशीन, उसको हम आज की मशीन से कंपेयर करेंगे। और इसके बीच में ऐसे बहुत सारे मशीन्स आए हैं जो अभी भी यूज में हैं। अगर मैं इन सब का नाम लूं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, पर जो पॉपुलर नाम है वो पहला लेंसएक्स, उसके बाद कैटलिस, उसके बाद लेंसार, और अब जो हम यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वो है जीमर Z8 फेम्टो LDV। अब इन सब के बीच में क्या फर्क आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। हम अगर कंपेयर करें जो सबसे पहला रोबोट था उसको लेटेस्ट से, तो आपको इनके बीच के जो जनरेशनल फर्क है वो समझ में आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहली बात करी थी फेम्टोसेकंड लेजर की पावर को हार्नेस करने की, यानी कि कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे फेम्टोसेकंड लेजर को डिलीवर करेंगे। तो जब वो मशीन आई थी तब उस जमाने में फेम्टोसेकंड लेजर के स्पॉट्स बड़े साइज के होते थे और गैप के साथ डिलीवर किए जाते थे। इससे जो सर्जरी में
लेजर की डिलीवरी होती थी वो डिसकंटिन्यूअस या थोड़ी सी रफ होती थी। इस रफनेस की वजह से जो इंसिजन्स या कट्स लगाए जाते थे वो थोड़े से ज्यादा रैगेड या रफ हो सकते थे। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सर्जरी का, जिसको हम कहते हैं कैप्सुलर रेक्सिस, उस स्टेप के अंदर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके, तो कुछ जगह पर रैगेड एजेस दिखते थे। यानी कि जैसे आप अगर देखें पोस्टल स्टैंप को जब हम देखते हैं तो बीच में छेद छेद करके कट होते हैं, जब हम उनको फाड़ देते हैं तो हमें साइड में एक खुरदुरा मार्जिन मिलता है। वैसे ही मार्जिन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ करते थे, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी कभी कभी कुछ केसेस में मिलती थी। अगर हम बात करें आज की जनरेशन Z8 फेम्टो LDV की, तो ये देता है बहुत ही स्मॉल स्पॉट साइज जो बहुत लो एनर्जी का होता है, और ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करके दिया जाता है ताकि जो कट लगे वो कंप्लीटली स्मूथ हो और उसमें कोई भी रैगेड एजेस ना हो। अगर हम कंपेयर करें लेंसेक्स को एक फेम्टो LDV Z8 के कैप्सुलर रेजर से, तो ये स्टडी में आप देख सकते हैं कि जो फेम्टो Z8 का कैप्सुलर रेक्सिस का कट है वो एब्सोल्युटली स्मूथ होता है। इसके अंदर कोई भी रैगेड एजेस नहीं होते, यानी कि कोई भी वीकनेस नहीं होती। कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से तो ये डिफरेंस इस स्टडी ने साफ तौर पे दिखाया है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि है लेवल ऑफ ऑटोमेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें पहली जनरेशन की, तो वहां पर हमें स्कैन्स लेते थे आंख के, मशीन स्कैन लेती थी आंख का, और फिर हम हर स्टेप को प्रोग्राम करते थे उस स्कैन के बेसिस पे। आज की तारीख में जब हम फेम्टो Z8 LDV पर सर्जरी करते हैं तो ये मशीन ऑटोमेटिकली सारे सर्जरी के स्टेप्स प्लान करके हमें एक्यूरेटली देती है। ये 6th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर आंख के सेंटर का डिटेक्शन, उस सेंटर के अराउंड किस थिकनेस का, किस एनर्जी से, कितने सेगमेंट्स में क्या इंसिजन बनाना है, क्या कट देना है, ये सब कुछ मशीन प्लान करती है। तो जहां वहां पर हम सेमी ऑटोमेटेड चल रहे थे, स्कैन्स लेके मशीन प्रोग्राम करते थे, यहां पर मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटेस्ट इंजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपने आप सर्जरी को प्लान कर देती है। और यहां तक कि ये मशीन अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाती है। जितना हम इस पे काम करते जाते हैं उतना डेटा इसमें आता जाता है और ये मशीन और ज्यादा लर्न करती जाती है और बेटर होती जाती है। थर्ड चीज जो हमने डिस्कस करी, जो इंपॉर्टेंट है, वो है लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। तो देखिए, कंपेयर करें पुराने जनरेशन से, अब हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें हम सिलिंड्रिकल पावर का करेक्शन किसी भी लेवल तक कर पाते हैं। जो आर्कुएट इंसिजन्स की लेंथ, आर्क, एंगल, किस रेडियस पे वो बन रहे हैं, ये सब चीजें हम एब्सोल्युटली कस्टमाइज कर सकते हैं। और साथ ही हमें कितना मोतियाबिंद को घोलने में एनर्जी देनी है, इसकी भी हमें बहुत बड़ी रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन मिलती है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण वो गर्दन ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, स्ट्रेच नहीं कर सकते, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम। ऐसे लोगों का पहले हम रोबोटिक सर्जरी कर ही नहीं पाते थे। अब जो फेम्टो Z8 LDV मशीन है, इसके अंदर एक एर्गोनॉमिकली यूजफुल हैंड पीस है जो कि बहुत ज्यादा टिल्टेबल है, 350 डिग्रीज रेंज ऑफ मोशन है इसका। तो हम एक्चुअली इसको पूरी तरह से घुमा सकते हैं और किसी भी आंख पे इसको हम अटैच कर सकते हैं, जिससे हम रोबोटिक सर्जरी कस्टमाइज कर पाते हैं। और लास्ट जो मैंने आपसे बात कही थी कि ये जो हम फेम्टो लेजर की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी में, इससे होने वाला डैमेज कैसा होता है। तो देखिए, ये बात प्रूवन है कि अगर हम रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन करते हैं तो फेम्टोसेकंड लेजर की वजह से आसपास के हिस्सों को काफी प्रोटेक्शन मिलती है
क्योंकि फेम्टोसेकंड लेजर की एनर्जी आसपास ज्यादा डिसिपेट नहीं होती। लेकिन फिर भी जो पुरानी जनरेशन के लेजर्स थे, उनके लेजर के जो स्पॉट एनर्जीज थे वो काफी ज्यादा हाई होते थे, कई बार मिली जूल्स या माइक्रो जूल्स तक होते थे। अब जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो नैनो जूल्स में होती है। तो नैनो जूल्स में इस एनर्जी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि आसपास के हिस्से के सेल्स के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाई देता, ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट होता है। तो जो इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो सर्जरी के बाद की स्वेलिंग है, वो पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि रोबोटिक्स कैसे इवॉल्व हो रही है, और आज की तारीख में जो हम लेटेस्ट जनरेशन रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 6th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लो एनर्जी लेजर और ओवरलैपिंग स्पॉट्स के फेम्टोसेकंड लेजर डिलीवरी को यूज करती है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम और डिस्कस करने वाले हैं कैटरैक्ट सर्जरीज के बारे में। आज था डे 22, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे दोबारा। थैंक यू।